हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं गेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो बच्चे गेट कंप्यूटर साइंस की एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले लेना चाहिए, कौन सा बाद में लेना चाहिए, क्या डिपेंडेंसी है। आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो गेट कंप्यूटर साइंस की एग्जाम है या तो ये गेट की जो एग्जाम है वो काफ़ी अलग अलग तरह के लोग देते हैं। कुछ बच्चे थर्ड ईयर के गेट की एग्जाम देते हैं, कुछ फोर्थ ईयर के बच्चे भी देते हैं, कुछ पास आउट होने के बाद 2, 3, 4, 5 साल बाद उनको गेट की एग्जाम के बेनिफिट समझ में आते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर ये एग्जाम देते हैं। दोस्तों, गेट की एग्जाम देने के क्या क्या बेनिफिट्स है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में मैंने यहां पर कवर किया है कि गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मैं कहता हूं स्मार्ट मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, यहां पर गेट की एग्जाम में हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, हमें स्मार्ट मेहनत करनी है। स्मार्ट मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको यहां पर इस वीडियो में समझाऊंगा, और उसी स्मार्ट मेहनत के अंत में हमें रिजल्ट मिलेगा, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही रिजल्ट हम पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि गेट कंप्यूटर साइंस की एग्जाम जो है, किन किन डिग्री के लोग इस एग्जाम को अपीयर करते हैं। दोस्तों, वैसे तो गेट की एग्जाम, किसी भी ब्रांच की एग्जाम कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर गेट कंप्यूटर साइंस की एग्जाम को देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे होते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को देते हैं। अब दोस्तों, एक तरह से देखें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में गेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों ब्रांच सेम ही है, ठीक है, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन गेट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये गेट कंप्यूटर साइंस की एग्जाम देने वाले बच्चे कुछ आईटी ब्रांच के भी होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ ब्रांच ये भी है ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये जो ब्रांच है IT और ICT ब्रांच, इन ब्रांच में कुछ कुछ सब्जेक्ट जो गेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में है वो सब्जेक्ट इन बच्चों के सिलेबस में, उनकी इंजीनियरिंग की एग्जाम या उनकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं होते हैं और उनको कौन कौन से सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन सबसे पहले करनी चाहिए, ये सारी चीजें आए हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों कि गेट कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे भी कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। दोस्तों, गेट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो एक आता है एप्टीट्यूड, फिर आते हैं इंग्लिश, और फिर आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब दोस्तों, ये तीनों जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट आर कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ गेट। मतलब गेट की एग्जाम जितनी अलग अलग ब्रांचेस में ली जाती है उन सभी में ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है, यहां पर मैंने सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और उसके साथ आप जो देख रहे हो व्हाइट में, मैंने उन सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। ये जो दोस्तों मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं वो गेट कंप्यूटर साइंस की 2016 से लेकर के 2021 तक जो एग्जाम हुई है उनकी एवरेज मैंने यहां पर निकालकर लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये इधर उधर हो सकती है क्योंकि ये फिक्स नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मान लो यहां पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 से 8 मार्क्स लिखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से 11 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ गए हो। ठीक है, तो इसे हार्ड कोडेड पकड़ के नहीं चलना है, इसको एक बेस बनाना है कि कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और किसका थोड़ा कम है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस तो सभी सब्जेक्ट का है, लेकिन किसी का थोड़ा ज्यादा है और किसी का कम है। तो दोस्तों, यहां पर एप्टीट्यूड और इंग्लिश गेट के एग्जाम में पूरे 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं।
और आता है इंजीनियरिंग मैथ्स, जो हम हमारी इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़े होते हैं, राइट। तो वो इंजीनियरिंग मैथ्स का वेटेज है दोस्तों 12 से 15 मार्क का। मतलब इन तीनों को मिला दे तो दोस्तों वेटेज हो जाता है ऑलमोस्ट 30%। ऑलमोस्ट 30% वेटेज हो जाता है इन सब्जेक्ट का, ठीक है। मतलब इनको हम स्किप नहीं कर सकते। दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, ये जो बाकी की 2 कॉलम में मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं दोस्तों, ये सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं। उसमें से यहां ये वाले जो पिंक वाले सब्जेक्ट मैंने लिखे हुए, ये छोटे सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है, और उनका वेटेज भी थोड़ा कम है, राइट। और यहां पर ये वाली कॉलम में मैंने जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं ग्रीन कलर में, ये थोड़े बड़े सब्जेक्ट है, थोड़े भारी सब्जेक्ट है, और उनका वेटेज भी थोड़ा ज्यादा है। सो दीज आर बिग सब्जेक्ट्स, और यू कैन कॉल देम एज लिटिल बिट हार्ड सब्जेक्ट देन दिस, ठीक है। अब यहां पर हम अगर बात करें तो एक आता है दोस्तों डिस्क्रीट मैथ्स। ये इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट मैथ्स अलग है। इंजीनियरिंग मैथ्स में आप कैलकुलस पढ़ते हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हो, मैट्रिसेस, ये सारी चीजें पढ़ते हो। डिस्क्रीट मैथ्स इज स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। बाकी के बच्चों को इंजीनियरिंग मैथ्स के अलावा और कोई मैथ्स नहीं आता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग मैथ्स के अलावा डिस्क्रीट मैथ्स भी आता है, और दिस डिस्क्रीट मैथ्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। डिस्क्रीट मैथ्स में दोस्तों आता है लेटाइसिस, ग्रुप थियरी, ग्राफ थियरी, ये सारी चीजें आती है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों आता है डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंपल सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वेटेज काफी अच्छा है, 7 से 8 मार्क्स का वेटेज है, और कुछ कुछ एग्जाम में इसके 10 से 12 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। फिर आता है दोस्तों डीबीएमएस, ये भी थोड़ा इजी सब्जेक्ट है। और फिर आता है कंपाइलर डिजाइन, ये भी थोड़ा इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, इसका वेटेज भी कम है, 4 से 5 मार्क का पूछा जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। दोस्तों इस सब्जेक्ट को ज्यादातर कई यूनिवर्सिटी में इसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड पेरिफेरल भी बोला जाता है। इसका वेटेज 8 से 10 मार्क का है। ये दोस्तों थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, थोड़ा भारी सब्जेक्ट है, और उसका वेटेज भी 8 से 10 मार्क का है। फिर आता है आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ज्यादातर बच्चे, कंप्यूटर साइंस के ज्यादातर बच्चे ये कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है, किस तरह से ये इंटरनेट काम करता है, राइट। ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये भी थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसका वेटेज 8 से 10 मार्क का है। फिर आता है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थियरी, फ्लैट, ऐसा भी बोलते हैं। दोस्तों पूरे कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर सबसे लॉजिकल कोई सब्जेक्ट है, सबसे लॉजिकल, तो वह थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। और जो स्टूडेंट लॉजिकल नहीं है उसको यह सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ साथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको हम ये सारे सब्जेक्ट, आपको फील होगा कि ये सारे सब्जेक्ट इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, उसका भी वेटेज है दोस्तों 8 से 10 मार्क का। फिर आता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, विच इज डा, राइट। यहां पर इस सब्जेक्ट में हम एल्गोरिदम को किस तरह से कंपेयर करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और उसका वेटेज है 6 से 8 मार्क का। अब इसमें भी एक दो एग्जाम में इसका वेटेज 6 से 8 मार्क के बदले ये 10 से 11 मार्क का भी पूछा गया है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दोस्तों। ये इजी है, ये हार्ड नहीं है, ये थोड़ा लंबा भी है, लेकिन उसका वेटेज, ये इजी है लेकिन उसका वेटेज 9 से 11 मार्क का है। और कभी कभी ये 12-13 मार्क के क्वेश्चंस भी, 12-13 मार्क्स के क्वेश्चन भी डेटा स्ट्रक्चर से आते हैं। तो दोस्तों ये हो गए मेरे सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट। अब प्रिपरेशन कैसे करनी, आपको क्वेश्चन होगा सर आपने बता दिया प्रिपरेशन कैसे करनी। कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि भाई सर ये इसमें क्या है, ये सारे सब्जेक्ट हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में तो आते ही है, बस जैसे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की वैसे ही कर देंगे। अब दोस्तों हम सबको पता है आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कैसे करते हो। जिस दिन
आपकी एग्जाम का टाइम टेबल आता है, उस दिन तो आप लोग बुक्स ढूंढने जाते हो, बाजार में बुक्स लेने जाते हो। और कुछ कुछ तो ऐसे ही होंगे वो जो बुक्स ही नहीं लाते होंगे, उनके पास अपने जो ऑनलाइन डाउनलोड किया मटेरियल है या किसी दोस्त से मिला हुआ कुछ नोट्स है, बस वही प्रिपेयर करके चाहते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे नमूने होंगे जिनको ये एग्जाम का टाइम टेबल आता है तब पता चलता है, हाँ अच्छा ये सब्जेक्ट है मेरे सेमेस्टर में। और दोस्तों, आप जो आपकी इंजीनियरिंग की एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, वो आप उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए करते हो। वहां पर आप इन सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली लॉजिकली नहीं समझते हो। और गेट की एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सारे सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली और लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम है उसकी जो प्रिपरेशन की मेथड है उससे काफी अलग होती है गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन की मेथड। हालांकि जो टॉपिक है वो सेम है, लेकिन जो प्रिपरेशन करना है, जिस लेवल पे सब्जेक्ट को समझना है, वो लेवल अलग है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि भी किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और इंजीनियरिंग मैथ्स, जैसे मैंने बोला कि इसका वेटेज 30% है। अब दोस्तों, आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये जो दो है, इन दोनों को दोस्तों आपको आपके जीवन का हिस्सा बना लेना है। इन दोनों को आपको डेली रेगुलरली इन दोनों को रिवाइज करना है। आपको हर रोज आधा घंटा इन दोनों के लिए स्पेंड करना है। दोस्तों, एप्टीट्यूड में जेनरिक एप्टीट्यूड लॉजिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गेट की एग्जाम में ये जो एप्टीट्यूड लॉजिक के क्वेश्चन का लेवल होता है दोस्तों, वो काफी कम होता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप इजीली इसे अटेंड कर पाओ और आप मार्क्स ले पाओ। सिमिलरली दोस्तों, इंग्लिश में भी जो हमारी गेट की एग्जाम में लेवल होता है, वो जो दूसरी एग्जाम्स होती है, मान लो IELTS या GRE, उतना नहीं होता है लेवल। इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा कम होता है, आप इजीली इसमें मार्क्स ला पाते हो। इंग्लिश के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, हर रोज कुछ नहीं करना है और कुछ ना करो, हर रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से अलग अलग वोकेबुलरी आपके दिमाग में फिट होगी, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो भी आपके दिमाग में फिट होंगे और यहां पर बहुत ही आसानी से आप 15 में से अच्छे मार्क्स ला पाओगे। बात आती है दोस्तों इंजीनियरिंग मैथ्स की। दोस्तों, काफी स्टूडेंट को यहां पर बहुत दिक्कत होती है। इंजीनियरिंग मैथ्स 12 से 15 मार्क का वेटेज है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए, बाकी सब में से सबसे ज्यादा वेटेज ये इंजीनियरिंग मैथ्स का है। इंजीनियरिंग मैथ्स में मैथ्स 1, 2, 3 ये 3 आते हैं। इनको दोस्तों आप, इनके लिए, ये मैथ्स के लिए आपको हर रोज 1 घंटा निकालना पड़ेगा दोस्तों। 1 घंटा हर रोज आप इंजीनियरिंग मैथ्स के अलग अलग टॉपिक की प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो बाकी के कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। अब दोस्तों, यहां पर ये जो कंप्यूटर साइंस के पूरे सब्जेक्ट है, मैंने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 सेक्शन क्या है, आपके 4 इंजीनियरिंग के ईयर है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ईयर है, ये दूसरा ईयर है, ये तीसरा ईयर और ये चौथा ईयर। और मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। दोस्तों, ऑलमोस्ट 95% यूनिवर्सिटी में यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में इधर उधर हो सकता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप देखें, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, तो ये जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है दोस्तों, कितने सब्जेक्ट आते हैं सेकेंड ईयर में? इंजीनियरिंग मैथ्स को अगर हटा दे तो सेकेंड ईयर में हमारे गेट कंप्यूटर साइंस के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब्जेक्ट आते हैं। 6 सब्जेक्ट दोस्तों गेट के हमारे सेकेंड ईयर में ही आ जाते हैं। अगर हम सेकेंड ईयर से शुरुआत करते हैं गेट की प्रिपरेशन की, तो आप देखिए हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि थर्ड ईयर में सिर्फ हमारे पास अब बाकी यही सब्जेक्ट प्रिपरेशन करने को रह जाएंगे और फोर्थ में सिर्फ यही रह जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो सेकेंड ईयर है दोस्तों हमारे इंजीनियरिंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम देखें कि कौन सा सब्जेक्ट हम कर सकते हैं, किस ऑर्डर में करते हैं, वो देखने से पहले हमें जानना ये जरूरी है कि इन सब्जेक्ट के बीच में डिपेंडेंसी क्या है। हम कोई भी सब्जेक्ट यूं ही शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों
फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है प्रोग्रामिंग, मतलब सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये अपने गेट के सिलेबस में है एंड इट इज एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। तो गेट में इस सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इसमें सी के क्वेश्चंस भी आते हैं और डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग समझने के बाद ही आप डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हो और डेटा स्ट्रक्चर समझने के बाद ही आप डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम सब्जेक्ट को टच कर सकते हो। सिमिलरली दोस्तों डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन ये सब्जेक्ट आप पढ़े हो तो ही आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि सीओए समझने के लिए हमारे डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। सिमिलरली दोस्तों यहां पर ये दिस टीओसी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही आप कंपाइलर डिजाइन शुरू कर सकते हो, मतलब कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे। ठीक है, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट को उठाकर कहीं से शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंडेंसी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं समझाता हूं दोस्तों, जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में है, मतलब अभी आप फोर्थ सेमिस्टर में है और आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप देखिए आपके इतने सारे सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में है। अगर आप इंजीनियरिंग के साथ साथ गेट की भी प्रिपरेशन करते हो तो सेकेंड ईयर में ही दोस्तों आपके कितने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका सेकेंड ईयर में ही खत्म हो गया। फिर बाकी का पूरा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बचा है हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें हम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करके गेट भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। तो आप ये सब्जेक्ट्स खत्म करके फिर जब आप थर्ड ईयर में आते हो तब आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़िए, कंप्यूटर नेटवर्क शुरू कीजिए, इन दोनों को आप शुरू कर सकते हो, और फिर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, और फिर जब आप फोर्थ ईयर में आते हो तब आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ लीजिए। लेकिन जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में है, मतलब अभी आप सिक्स्थ सेमिस्टर में है, उन बच्चों ने अगर सेकेंड ईयर में इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन गेट लेवल पे नहीं की थी तो वो क्या कर सकते हैं? भाई दोस्तों आपके थर्ड ईयर में ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट आता है। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट को आप शुरू कर सकते हो। आप इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट को शुरू कर लीजिए। उसके साथ साथ आप ये वाला जो बॉक्स है इसमें से किसी सब्जेक्ट को शुरू कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप ये वाले बॉक्स में से सबसे पहले ये डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को गेट लेवल पे पढ़ने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए डा सब्जेक्ट पढ़ने का रास्ता ओपन हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद टीओसी और सीएन तो आप साथ साथ में करते हो। डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो गया, आप डा भी एक बार शुरू कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आपको डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये लेते हो तो आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ने का रास्ता ओपन हो जाता है। और ये एक भारी सब्जेक्ट है, बड़ा सा सब्जेक्ट है, ये डेटा स्ट्रक्चर भी बड़ा सा सब्जेक्ट है। तो ये टीओसी बड़ा सब्जेक्ट है, आप कर रहे हो, सीएन भी बड़ा है, आप कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर आपने कर दिया तो डा का भी आपके पास रास्ता खुल गया, वो भी कर लिया, और डीएलडी और सीओए कर लिया। तो मतलब जो भारी भरकम सब्जेक्ट थे आपके पहले ही खत्म हो चुके। अब जो बचे वो छोटे छोटे सब्जेक्ट बचे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डिस्क्रीट मैथ्स की, जो कि थोड़े इजी सब्जेक्ट है, और हम वो उसे बाद में हम जब फाइनल ईयर में आते हैं तब हमारे पास पढ़ने को सिर्फ कंपाइलर डिजाइन ही है। तो एंड में हम ये इन बाकी के सब्जेक्ट को थोड़ा क्विकली देख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थर्ड ईयर के बच्चों की। अब जो अभी फोर्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर है मतलब आप अभी आपके फाइनल सेमिस्टर में हो, 8th सेमिस्टर में, तो या तो आप अभी इस फरवरी में आप गेट की एग्जाम दोगे तो आपके लिए ये सारा कुछ कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, लेकिन अगर जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट अभी 2023 में गेट की एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो आप पहले ये टीओसी खत्म कर लीजिए दोस्तों। कंपाइलर आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली पढ़ा होगा, तो इन दोनों को खत्म करके ऊपर रख दीजिए, और फिर आपके पास पूरा 1 साल है गेट की प्रिपरेशन करने का। तो आप इनमें से किसी भी ऑर्डर में शुरुआत कर सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूं आप डेटा स्ट्रक्चर लेकर के डा खत्म कर दो,
फिर कंप्यूटर नेटवर्क ले लो और फिर डीएलडी और सीओए कर लो, तो आपका बड़ा वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और फिर बाकी छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और डिस्क्रीट मैथ्स आप कर सकते हो। और खास याद रखिएगा, ये इंजीनियरिंग मैथ्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपको हर रोज करना है, हर रोज। ठीक है, तो दोस्तों ये होनी चाहिए स्ट्रेटेजी आपकी प्रिपरेशन करने की। और भी दोस्तों है कि मैं मान लो एक सब्जेक्ट लेता हूं, मान लो मैंने सब्जेक्ट लिया एक कंप्यूटर नेटवर्क, तो मुझे इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, मुझे इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, इस सब्जेक्ट को, इसके जो टॉपिक है हमारी गेट की एग्जाम में, उसको एक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक टॉपिक उठाइए, आपको क्या करना है, उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी थियरी है दोस्तों, उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी थियरी है वो आप डिटेल मैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके रिलेटेड इसके जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, वो सॉल्व करने हैं। और इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास जितने क्वेश्चंस हैं, जितने अलग अलग मटेरियल है, उन सभी मटेरियल में से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तुरंत थियरी को करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको यह समझ में आएगा कि ये पोर्शन जो थियरी में इस तरह से कुछ कवर किया था, उसको यहां पर एमसीक्यू में इन लोगों ने इस तरह से पूछा है। तो यू विल बी एबल टू रिलेट दिस थियरी विद दिस क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं और किस तरह के नए क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, तब जाकर आप इसी सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक लोगे, उसकी थियरी को अच्छे से निपटाओगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अलग अलग मटेरियल में जहां पर अवेलेबल है उनको सॉल्व करोगे, तीसरा सब्जेक्ट लोगे। ठीक है, और आपको दोस्तों पढ़ाई अकेले में नहीं करनी है, ये गेट की पढ़ाई अकेले में नहीं करनी है, आपको आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनको साथ में लेकर के चलना है, उनके साथ करनी है। दोस्तों साथ में अगर पढ़ाई करते हो तो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं और आप शेयरिंग भी करते हो, भाई मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस मटेरियल में देखा, चलो इसे कोई सॉल्व कर पाए तो बताए। तो इस तरह से आप जब स्टडी करते हो दोस्तों तो आपके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं और आपकी एबिलिटी भी बढ़ती है और कंपैरिजन भी बढ़ती है। ठीक है, कि भाई इसको इतने मार्क्स आए तो मुझे इतने लाने हैं, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है दोस्तों। और जब कभी भी आप किसी नई चीज़ को ढूंढते हो, कोई भी नई चीज़ आपके दिमाग में आती है, कोई भी नई चीज़ आप कहीं पढ़ते हो, किसी नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, बहुत ही अच्छा वहाँ पर समझाया है, यू हैव टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपको आपके फ्रेंड को शेयर करना है और आपके फ्रेंड को भी बोलना है कि वो भी आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करें। तो ये शेयरिंग से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। दोस्तों ऐसा नहीं करना हमें लड़कियों जैसा, ये भाई ये चीज़ है, ये मुझे पता है, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें शेयरिंग करना है। लड़का हो लड़की हो जो भी है, आपको शेयरिंग करना है अपने दोस्तों के साथ और उस शेयरिंग से ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप जब किसी भी न्यू सब्जेक्ट को शुरू करते हो, साथ में आपको पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि सर हम पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे, पहले फटाफट खत्म कर देंगे और बाद में एंड में हम सारा रिवीजन करेंगे। अब दोस्तों हमारे माइंड के लिमिटेशंस होते हैं। एक चीज हम अच्छे से याद कर सकते हैं, अब इसके ऊपर हम दूसरा सब्जेक्ट जब डालते हैं तो पहले सब्जेक्ट के कुछ कुछ कंसेप्ट हम भूलते जाते हैं, तीसरा डालते हैं तो पहला कहीं निकल ही गया होता है। और ऐसे तो गेट में टोटल 12 से 13 सब्जेक्ट है। अगर आप ऐसा करोगे, 13वां सब्जेक्ट जब कर रहे होगे, पहले सब्जेक्ट का कोई आता पता नहीं होगा मेरे दोस्त। और फिर जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो एक्चुअल में आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, आप उस सब्जेक्ट को फिर से समझ रहे होंगे। आई होप यू ऑल आर रिलेटिंग विद दिस। आपके साथ ये कई बार हुआ होगा, राइट? तो ये चीज़ नहीं करनी है दोस्तों। क्या करना है, आप जब पहले सब्जेक्ट को, कोई फर्स्ट सब्जेक्ट को जब पहली बार लर्न करते हो, वो पूरा लर्न करोगे। आप मान लो इस सब्जेक्ट को आप पूरे दिन में
6 घंटे निकाल सकते हो, मान लो 6 घंटे दिन में निकाल सकते हो, तो ये 6 के 6 घंटे आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब जब ये खत्म हो गया, जब आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, तो इस सब्जेक्ट के लिए आप 5 घंटे लगाओगे और पहला वाला जो सब्जेक्ट था उसके रिवीजन के लिए आप 1 घंटा निकालोगे। समझ में आई बात? जब आप तीसरा सब्जेक्ट कर रहे हो तो इस सब्जेक्ट के लिए आप ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स लगाओगे। पहला सब्जेक्ट क्योंकि उसका काफी अच्छा रिवीजन हो चुका है हमने सेकेंड सब्जेक्ट के साथ, तो इसके लिए सिर्फ हम 0.5 आवर्स स्पेंड करेंगे और सेकेंड सब्जेक्ट के लिए बाकी 1 घंटा स्पेंड करेंगे। ठीक है, फिर जब 4 सब्जेक्ट लेते हैं तो थर्ड और सेकेंड को करेंगे, फर्स्ट को शायद अभी ना करें, फिर बाकी जब 8th सब्जेक्ट करें तब फर्स्ट को वापस से रिवाइज करें। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। नया सब्जेक्ट भी करना है और उसके साथ साथ पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हो, ये वाला लॉजिक लगाते हो, और एक लॉजिक भी है दोस्तों जो मैं आपको बताता हूं, इतना करते हो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। दूसरा लॉजिक क्या है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस। नेक्स्ट इज दोस्तों, सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, फिर जब हम रिवीजन करते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लो मैंने कहीं 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, उन 10 में से मेरे 9 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चंस आर करेक्ट, एक क्वेश्चन मेरा गलत है। अब इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो आपकी मेहनत गई पानी में। 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस सॉल्व करने के बाद अगर आप सिर्फ इतना समझकर छूट जाते हो कि भाई हाँ चलो यस मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए, यस यस यस, आप यहां पर अटक जाते हो, तो आप ग्रेजुअली कुछ नई चीज नहीं लर्न कर पाओगे। आपको क्या करना है, मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए, ये ठीक है, ये एक गलत क्यों हुआ, वाई दिस इज रॉन्ग, मैंने क्या गलती यहां पर की है, ये गलती को दोस्तों आइडेंटिफाई करना है और ये गलती फिर से गेट की एग्जाम में रिपीट ना हो, इसका ध्यान रखना है। चलो अब ऐसा है कि यहां पर मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये टोटली नया क्वेश्चन है जैसा मैंने आज तक क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है ये ढूंढने की कोशिश आपको करनी है। और ये कंसेप्ट नया है तो मुझे कहीं नोट डाउन करना है, यहां पर इस क्वेश्चन में कौन सी नई चीज है ये मुझे नोट डाउन करनी है, और फिर आगे जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो मुझे आना ही चाहिए, ये एनालिसिस करना है। दोस्तों आप जितने नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी, जिससे आपका माइंड डेवलप होगा। और जब गेट के एग्जाम में इस तरह का कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप जितने नए क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो गेट की एग्जाम में और नए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मैं इसे बहुत ही एक अच्छे से ग्राफ के साथ समझाना चाहूंगा दोस्तों। होता क्या है कि कुछ बच्चे हमें बोलते हैं सर गेट की एग्जाम में हम चाहे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर दें, हम सर 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये एग्जाम बनाने वाले इतने स्मार्ट होते हैं सर 10,000 एकवा क्वेश्चन पूछेंगे, तो इससे अच्छा है हम सॉल्व ही नहीं करते। ये नहीं करना है, मैं समझाता हूं, आपको जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं इसका रीजन क्या है मैं समझाता हूं। दोस्तों ये ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हमें बता रही है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड, और वाई एक्सिस जो बता रही है दैट वाई एक्सिस इज शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a new question in GATE. Y-axis is showing the probability of getting a new question in the GATE. अब दोस्तों मान लो आपने
बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही सॉल्व किए, देन देर आर मोर चांसेस, देर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि आपकी गेट की एग्जाम में आपने देखे ही ना हो इस तरह के क्वेश्चन आए। और दूसरा एक बंदा है जिसने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसने ये मार्किंग भी किया है नई चीजें मैंने क्या लर्न की। दोस्तों, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप पूरे दिन में कोई नई चीज आपके दिमाग में ना डालो। नींद नहीं आनी चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे बंदे ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ऑब्वियसली गेट की एग्जाम में उसके लिए नया क्वेश्चन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो दोस्तों, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। समझ रहे हो? तो अगर आपने ये मान लो, ये है लेट्स से 1000 क्वेश्चन, अगर आपने सिर्फ 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लो सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, जो कि बहुत कम है, राइट, तो आपकी एग्जाम में नए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। और अगर कोई क्वेश्चन नया है जो आपने देखा ही नहीं है, तो उसको ऑब्वियसली आपको सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। और अगर किसी स्टूडेंट ने यहां तक इतने सारे क्वेश्चंस अलग अलग वेराइटीज के सॉल्व किए, तो आप देखिए उसके लिए गेट की एग्जाम में कोई क्वेश्चन नया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी नई वैरायटी गेट की एग्जाम में आपके लिए आए, ये पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब आपको गेट की एग्जाम में आपने जैसे जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको लगेंगे और पेपर भी इजी लगेगा। ऐसा भी हो सकता है आप पूरे 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में खत्म कर दें। तो ये अप्रोच आपको रखना है, जितना हो सके उतना नया ग्रैब करने की कोशिश करनी है, एनालिसिस करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एनालिसिस नहीं किया, आपकी मेहनत गई पानी में। तो दोस्तों, अगर आप इतनी चीजों को ध्यान में लेकर के चलोगे, तो दोस्तों अगर आपको अपने आप में सिर्फ 10% कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल हूं, तो बाकी का 90% कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरने की जवाबदारी हमारी, ठीक है। तो आप हमारे सिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, हमारी तकनीक को यूज करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपको 100% गेट के एग्जाम में अच्छे स्कोर मिलेंगे। आपका जो AIR लेवल आपने सोचा हुआ है वो आप पाओगे। थैंक यू।